जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर में। तो जो हाई स्कूल की प्रिपरेशन चल रही है उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं मैथ्स में 4.1 चैप्टर। मतलब 4.1 चैप्टर को आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। वो भी कौन सा चैप्टर है? वो द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे समीकरण क्या होता है, सरसंख्या क्या होती है और बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद क्या होता है इसको हमें समझना है। तो चलिए आइए समझते हैं सबसे पहले बहुपद को। बहुपद को, ठीक है ना। बहुपद का मतलब होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है? चर और अचर। चर और अचर का जब मेल हो जाता है, चर का मतलब वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब अंग्रेजी की अक्षर एक्स वाई जेड पी क्यू आर। और अचर क्या होता है? गिनती होती है। 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये पाई हो गया, ये सब क्या कहे जाएंगे? अचर कहे जाएंगे। ठीक है, इसको अगर हम मिला देंगे, अगर हम इसको मिला दिए, जैसे 2x+3 लिख दिए, तो ये क्या बन गया? बहुपद बन गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6, ये क्या हो गया? बहुपद हो गया। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि चर और अचर के मेल से जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब समीकरण क्या होता है इसको समझो। समीकरण का मतलब होता है अगर इसको हम जीरो के बराबर कर दिए, किसी भी बहुपद को अगर हम जीरो के बराबर कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर हम किसी बहुपद को क्या कर देंगे? जीरो के बराबर, बहुपद बराबर क्या हो गया? जीरो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका समीकरण। समीकरण मतलब इक्वेशन। समीकरण मतलब क्या होता है? इक्वेशन। ठीक है, अब यही बहुपद, अगर कोई भी बहुपद अगर किसी दूसरे बहुपद के बराबर हो गया, किसी दूसरे बहुपद के बराबर हो गया, तब ये क्या कहलाता है? सर्वसंख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वसंख्या। सर्वसंख्या। ठीक है, मतलब बहुपद मतलब क्या होता है? चर और अचर का मेल। समीकरण क्या होता है? अगर किसी बहुपद को हम जीरो के बराबर रख देंगे। और सर्वसंख्या क्या होता है? किसी एक बहुपद को किसी दूसरे बहुपद के बराबर कर दो, वो क्या कहलाएगा? सर्वसंख्या कहलाएगा। आइए आगे समझते हैं। आगे हमें दिया गया है एक घात समीकरण क्या होता है। एक घात समीकरण मतलब क्या होता है? पावर। घात का मतलब पावर होता है। तो जिसमें मैक्सिमम घात, जिसकी मैक्सिमम घात, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। जैसे यहाँ हो गया 2x+4 बराबर 0। ये एक घात का क्या है? समीकरण, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा घात हो। मतलब कि जैसे यहाँ पे हो गया जिसकी घात 2 हो, x² + 5x+6 और बराबर कर दो क्या? 0 के। क्योंकि समीकरण किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। इसी वजह से ये क्या कहलाएगा आपका? त्रिघात समीकरण। अब त्रिघात समीकरण क्या होता है? तो त्रिघात मतलब होता है जिसकी घात 2 से अधिक हो, मतलब 3 हो। x³ + 4x² + 3x+1 बराबर 0 हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? त्रिघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, समझते चलिए दोस्तों, क्योंकि इसी से हम लोग आगे क्वेश्चन लगाएंगे। अब आ गया है हमारा चैप्टर, ठीक है, 4.1। 4.1 में आपको ये चेक करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो दोस्तों हमने द्विघात समीकरण को क्या समझा है? जिसकी पावर क्या हो? 2 हो। और द्विघात समीकरण हमेशा आपको किस रूप में मिलेगा? ax² + bx+c बराबर 0। जब भी इस रूप का कोई समीकरण मिले तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे a b और c, मतलब ये तीनों आपस में क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। ठीक है, और x की घात कितनी है? x² है, मतलब 2 है। तो जिसकी घात 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। जिस अगर यह रूप कहीं मिल जाए, इस रूप का कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। तो आइए चलिए सीखते हैं। तो द्विघात समीकरण बताने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इस रूप में किसी भी चीज को लाना होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे।
क्योंकि हमने द्विघात समीकरण बताने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। लेकिन बोलोगे सर कि यहाँ पे स्क्वायर तो लगा हुआ है, लेकिन ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, इसको हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो बोलोगे यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा क्या यहाँ पे, बोलोगे यहाँ पे हाँ सर बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ पे 2x और माइनस का 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस दोनों को, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इधर उठा ले आएंगे, इधर लाएंगे। तो इधर क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, 2x को इधर लाओ तो माइनस का 2x और प्लस का 6, ठीक है। अब देखो ये और ये कट जाएगा, मतलब प्लस माइनस में था इसलिए घट गया। तो एक्स स्क्वायर को आप क्या करोगे, ऐसे ही नोट कर दोगे और 6 7 प्लस का 7 हो जाएगा बराबर 0। तो इस तरीके से क्या ये इस रूप में है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस रूप का है इसको आप लोग क्या बोलोगे, बोलोगे यहाँ पे इसके चर की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। इतना आपको अंत में लिख देना है, ठीक है। तो आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि हमें कैसे करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे से समझाते हैं। इसमें देखो यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ पे दिया गया है कुछ ऐसे। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर दिया है माइनस का 2 और यहाँ पे दिया है माइनस 3x 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए 2x। अब देखो माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 2 तिहाई 6। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 एक कम 2x, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर क्या ऐसे रहेगा, क्या कुछ माइनस का 2x ऐसे रहेगा। अब 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर 2x और 2x क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है। जब सेम है तो बोलोगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो माइनस का क्या आएगा 4x और प्लस का 6। तो क्या ये इस रूप का है, क्या ये द्विघात जो मानक समीकरण है इस रूप का है क्या, बोलोगे हाँ सर है, तो इसको बोल दोगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो कुछ इस आइए दोस्तों अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया है x माइनस 2 x प्लस 1, आगे कुल दिया है x माइनस 1 और x प्लस 3, ठीक है। चलो क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो x का मल्टीप्लाई x में कराएंगे तो x स्क्वायर, x का 1 में कराएंगे तो वही रहेगा सेम, प्लस x, 2 का x में कराएंगे तो माइनस का 2x और 2 को 1 में कराएंगे तो माइनस का 2। अब देखो यहाँ पे अब सेम मल्टीप्लाई इसमें कराना है हमें, चलो कराते हैं। x का x में कराएंगे तो x स्क्वायर, ठीक है। x का 3 में कराएंगे तो प्लस का 3x, 1 में कराएंगे तो माइनस का x और माइनस का 3। अब इन सभी लोगों को
हमें इधर लाना है, इक्वल के इस तरफ, मतलब पाकिस्तान में है, अपने इंडिया की तरफ लेके आना है। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या चिन्ह चेंज हो जाएगा। चलो यक्स स्क्वायर ऐसे रहा, यक्स और 2x क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का यक्स, क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर जाएगा माइनस का यक्स और माइनस का 2। यक्स स्क्वायर किस तरफ लाओ, माइनस का यक्स स्क्वायर, 3x में से एक x जाएगा, 2x बचेगा, 2x को इधर लाएंगे तो माइनस का 2x, और माइनस का 3 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो यक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं, यक्स यहाँ बचा है और यहाँ पे माइनस का 2x बचा है, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और 2 और 3 प्लस माइनस है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक चिन्ह को याद कर लो, अगर प्लस माइनस मिलता है या फिर माइनस प्लस मिलता है, प्लस माइनस मिलता है या फिर माइनस प्लस मिलता है, ये हमेशा ही हमेशा घटेगा, क्या होगा, घटेगा। अगर माइनस माइनस मिलता है या फिर प्लस प्लस मिलता है, तब ये हमेशा ही क्या करेगा, जुड़ेगा, क्या होगा, जुड़ेगा। अब इतना तो हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे हम, तो इसमें तो लगाएंगे जिसकी संख्या ज्यादा होगी, जिसकी संख्या ज्यादा होगी, मतलब जिस चिन्ह के सामने की संख्या ज्यादा होगी वही चिन्ह लग जाएगा। इसमें अगर माइनस है तो माइनस लगेगा, अगर प्लस है तो प्लस लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस था, ये माइनस था, तो यहाँ पे दोनों में ये वाला आ गया, जुड़ गया, 2 1 3 हो गया, माइनस का चिन्ह लग गया। यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो प्लस का आएगा माइनस का, यहाँ प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है, इक्वल टू 0। इस तरीके से यहाँ पे ये कुछ निकल के आया है। क्या ये इस रूप में है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्या ये इस रूप में बन पा रहा है, तो बोलोगे सर नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो घात है ही नहीं, इसका मतलब ये दो घात समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो दोस्तों आप लोग को क्या करना है, ये आप लोगों के लिए टास्क है, मतलब HW है, होमवर्क है, तो आप लोग इसको खुद से ट्राई। तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, और जितने भी क्वेश्चन बचे थे वो क्वेश्चंस आप लोग को खुद से करना है, खुद से ट्राई करना है। ठीक है, आइए चलिए चलते हैं आप दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन में अब ये आ गया है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, मतलब कि आपको भाषा आधारित कुछ बताएगा और आपको उसके आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, उसको सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही आसान होता है, बस क्वेश्चन को समझने की देरी होती है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाहता है, समझ लो आपका क्वेश्चन लग गया। ठीक है, चलो आइए समझते हैं। एक आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब होता है खेल का मैदान, जैसे हो गया वैसे होता है, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया, कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। अब इसी में हमें समझना है, जो छोटा रहेगा, ठीक है, जहां पे से लगा रहेगा उसी चीज को आपको मान लेना है। तो कह रहा है चौड़ाई के 2 गुने से, मतलब कि चौड़ाई की बात हो रही है, क्योंकि इसी में से लगा हुआ है, तो बोलोगे यहाँ पे, और मैदान कैसा है, आयताकार है, तो यहाँ पे हल करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, यहाँ पे जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बोलोगे माना, माना आयताकार, आयताकार भूखंड, भूखंड की चौड़ाई, क्या मानोगे, कुछ भी मान सकते हो, यक्स मान लो, और ये किसमें है, मीटर में, तो मीटर में मानना है। ठीक है,
इस तरीके से। अब कह रहा है जो लंबाई है, चौड़ाई तो हमने मान लिया, मतलब तुम्हारा आंसर चौड़ाई में आ गया है कि इसका मान x है। कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो यहाँ पे बोलोगे भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई क्या मानोगे, चौड़ाई के 2 गुने, 2 गुने मतलब 2 से गुना कर दो तो 2x हो जाएगी, और एक अधिक है तो एक अधिक कर दो, ये इतना मीटर है इसकी चौड़ाई। ठीक है, अब आगे उसने क्या कहा, कहा कि आयताकार है ये और इसका क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हुआ, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत कैसे होता है दोस्तों, कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से आयत होता है, और ये लंबाई होती है, क्या होती है, ये लंबाई होती है और ये चौड़ाई होती है। तो बोलोगे यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो बोलोगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, यहाँ पे क्या बोलोगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, बोलोगे यहाँ पे आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कितना दिया है, एरिया कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है, बोलोगे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528। ठीक है, अब लंबाई कितना है 2x प्लस 1, और चौड़ाई कितना है x है, और ये हो जाएगा 528। इसका मल्टीप्लाई करा दो x का, तो 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर हो जाएगा 528। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते रहे क्वेश्चन को। 528 को इस तरफ लाओ, हो जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x, और 528 को इस तरफ लाओगे क्या हो जाएगा, माइनस 528 बराबर 0। इस तरीके से ये क्या बन गया, आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब आगे उसने क्या कहा, कहा कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए ज्ञात करिए, क्या करेंगे, इसका आप फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 2 का मल्टीप्लाई पहले 128 में कराइए, 2 का मल्टीप्लाई 528 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1056। अब 1056 का ऐसा खंड करना है कि हमें यहाँ पे कितना मिल जाए, एक मिल जाए, कितना है, एक, मतलब कि हमें 1056 को 2 भागों में ऐसे बांटना है कि घटाने के बाद कितना आ जाए, एक आ जाए। चलो करते हैं, तो क्या करोगे, यहाँ पे 528 का खंड करोगे, 2 से काटोगे, 1056 करना है लेकिन 2 यहाँ पे पहले से है, तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चौका 8 हो गया, फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 छंग 12 और 2 छंग 12, फिर 2 से काटो तो 33। इसका मतलब क्या बनेगा, ये 33 हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, मतलब 32 और 33 का बनेगा खंड। तो यहाँ पे सॉल्व कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x और 528। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कॉमन लोगे, कॉमन क्या है, x है, x कॉमन ले लो। ठीक है, x कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 2x प्लस 33, और यहाँ पे क्या कॉमन है, 16, कितना कॉमन है, 16, यहाँ पे x प्लस 33। ठीक है, अब देखो x प्लस 33, x प्लस 33, यहाँ पे 2x प्लस 33 दोनों में है, तो 2x प्लस 33 और x माइनस 16, इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, चलो अब आगे थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर देते हैं। x यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 33
और x माइनस 16 बराबर 0 है। क्या यही है? देख लो एक बार यहाँ पे 2x प्लस 33 x माइनस 16। अब क्या करेंगे यहाँ पे इफ निकालेंगे। इफ क्या मतलब 2x प्लस 33 बराबर 0। 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 33, x बराबर हो जाएगा माइनस का 33 बटे में 2। ठीक है, आगे एंड इफ x माइनस 16 बराबर 0, x बराबर 16, ये मान क्या है ऋणात्मक है, मतलब माइनस में है। बोलूंगे यहाँ पे ऋणात्मक है, ये प्लस में है, तथा मतलब क्या आ गया यहाँ पे x का मान 16 आ गया। तो बोलोगे यहाँ पे चौड़ाई कितना हो जाएगी 16, कितना हो जाएगी 16, और लंबाई कितना हो जाएगी यहाँ निकाल दो, यहाँ पे 2 इंटू 16 प्लस का 1, 32 से 33। इस तरीके से भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर और लंबाई कितना है 33। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक टॉपिक को एक एक कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे समझाया गया है। अब आइए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। फिर से वही कह दिया, क्या कह रहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं आप लोगों को दोस्तों। 3 कॉन्सेप्ट हैं, एक होता है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक, एक होता है क्रमागत समधनात्मक सम पूर्णांक, एक होता है क्रमागत विषम। अब इसमें क्या समझ में आएगा क्रमागत धनात्मक मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ मानना है x और x प्लस 1 ऐसे मानते जाना है, मतलब कि इसमें 1 2 3 4 5। अगर सम आएगा तो हमेशा क्या मानना है 2x से शुरू करना है, 2x प्लस 2। अब इसमें सब सम संख्या लगाना है। विषम में आएगा तो क्या लगाओगे यहाँ पे 2x प्लस 1 से शुरू करना है। ठीक है, 2x प्लस 1 से शुरू करना है, उसके बाद 2x प्लस 3 आएगा। ठीक है, इस तरीके से 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, इस तरीके से। ठीक है ना, इसमें क्या कहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। वो लोग यहाँ पे माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक का है तो क्या मानोगे यहाँ पे x और x प्लस 1, x और x प्लस 1। ठीक है, अब क्या दिया, दोनों का मल्टीप्लाई दिया है। हम लोग यहाँ पे प्रश्नानुसार मल्टीप्लाई कर दो। वो लोग यहाँ पे x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई x बराबर कितना दिया 306 दिया। x को मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पे, अब x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, 306 को इस तरफ लाओ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका खंड करोगे। 306 का ऐसा खंड करना है, मतलब 306 को दो भागों में ऐसे बांटना है कि यहाँ फिर से एक आए। तो चलो 306 का खंड कर लो, 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, बस 3 3 का 9 दूनी 18, 18 और किसका बनेगा 17 का। बोलो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x और यहाँ पे 306 कॉमन लो, x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे जाएगा x प्लस
18 और यहाँ पे 17 कॉमन ले लो तो x प्लस 18, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखो दोनों कॉमन है क्या, x प्लस 18, x प्लस 18 हो गया। आगे x और 17 है, यहाँ बचेगा x माइनस 17। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन बताया था कि जो प्लस में जो माइनस में आंसर आएगा वो अमान्य रहेगा, नहीं लिया जाएगा, जो प्लस में आंसर आएगा वो मान्य रहेगा। यहाँ क्या निकालना है, इफ निकालना है। इफ के लिए हम पहले वाले को उठाएंगे, इसको x प्लस 18 बराबर 0, x का मान इसमें क्या आएगा माइनस का 18, इसको आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पे, अमान्य, अमान्य, ठीक है। आगे एंड इफ बनाओगे, एंड इफ में किसको लेना है, x माइनस 17 को, x माइनस 17 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा 17 आएगा, यही मान क्या हो जाएगा आपका मान। बोलोगे यहाँ पे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x और x प्लस 1, इस तरीके से x के स्थान पे कितना है 17, 17 प्लस 1, 17 और 18, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसको भी हम सॉल्व करके बताएंगे दोस्तों, क्योंकि आपसे वादा है हमारा कि हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल रहेंगे या फिर उसी बेस पे रहेंगे जो हमने बता दिया है उसको छोड़ देंगे, और एक एक क्वेश्चन आपको पूरा बुक सॉल्व कराया जाएगा। उसके साथ बोर्ड एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिविजन्स, प्रैक्टिस, सारा का सारा आपको फुल फ्री टू फ्री मिलेगा ओनली यूट्यूब पे। विजन स्टडी सेंटर को आप लोग इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हमेशा ऑन रखें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का मल्टीप्लाई अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसमें भी कह रहा है कि किससे कह रहा है, रोहन की माँ उससे, किससे, रोहन से ही तो कह रहा है। इसका मतलब हमने क्या बताया था, जहां पे से कहेगा उसी को मानना है, तो यहाँ पे रोहन को मानना है। तो यहाँ पे किसको मानेंगे, रोहन को, बोलेंगे यहाँ पे माना रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना मानेंगे, x वर्ष, क्योंकि द्विघात है ना इस वजह से। अब 26 वर्ष बड़ी कौन है, उसकी मम्मी, बोलोगे यहाँ पे रोहन, रोहन की माँ की आयु, अब रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 26, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप अभी 10 साल के हो, ठीक है, और तो कह रहा कि 26 वर्ष बड़ी आपसे क्या है, आपकी माँ है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी माँ आपसे 36 वर्ष की है, ठीक है। मतलब कि आप प्लस कर दो अपनी उम्र को, तो रोहन की उम्र कितनी थी, x थी, और उसकी माँ कितनी बड़ी थी, 26 वर्ष। तो इस तरीके से x प्लस 26। अब कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 साल पश्चात, जैसे अभी रोहन क्या है, x साल का है, तो 3 साल पश्चात कितने साल हो जाएगा, x प्लस 3, और रोहन की माँ कितनी हो जाएगी, x प्लस 29, 26 की है, 3 प्लस करोगे 29, ठीक है। तो यहां बोलोगे प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा गया आपसे, 3 वर्ष पश्चात, तो बोलोगे यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 29, 360। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करिए। x का मल्टीप्लाई x में x स्क्वायर, x का 29 में 29x, 3 का x में प्लस का 3x, 3 का 29 में क्या हो जाएगा यहाँ पे 87, कितना हो जाएगा 87, अब बराबर 360।
एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, इन तीनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो 29 और 3 क्या हो जाएगा 32x और प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है, 32x ऐसे रहेगा, 87 घटा दो, 10 में 7 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, और यहाँ पे 5, 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15 273 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये बन गया आपका फैक्टर। ठीक है, ये आपका बन गया फैक्टर। इस तरीके से आपको इसका फैक्टर करने के बाद आपको x का मान निकालना है। x का मान निकाल के यहाँ पे दोनों पर रखोगे तो किस क्या आ जाएगा, रोहन की आय और रोहन के माँ की आय। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, तो चलो आइए समझते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, दूरी दिया है, वो यहाँ पे दिया है क्या, दूरी बराबर कितना दिया है 480 किलोमीटर समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो लोग यहाँ पे जो बताना है वही मान लो, बोलोगे माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर यक्स किमी बराबर। ठीक है, तो बोलोगे यहाँ पे समय कितना लगेगा उसको, बोलोगे यहाँ पे तो समय, अब समय बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बटे समय बराबर होता है दूरी बटे 4। ठीक है, दूरी कितना है 480, चाल कितना है यक्स, इस तरीके से तो समय कितना हो गया 480 बटे यक्स हावर। ठीक है, मतलब आप अब आपको तीनों चीज पता चल गया, दूरी कितना है 480, चाल कितना है यक्स, और यहाँ पे समय कितना है 480 बटे में यक्स। अब आगे क्या कह रहा है, बोलोगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। ठीक है, बोलोगे यहाँ पे प्रश्नानुसार कह रहा है उसकी चाल कितना कम होती तो 8 किलोमीटर प्रति आवर, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा यहाँ पे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। ठीक है, इस तरीके से अगर मुझे दूरी निकालना रहेगा तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि दूरी कितना है, कह रहा है कि इसी चाल से उसी दूरी को, मतलब कि दूरी क्या है वही है, दूरी कितना है 480, चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाता है, तो पहले यक्स था अब कम हो जाएगा तो माइनस कर दोगे। समय कितना लग रहा है, पहले समय कितना लगता था 480 बटे में यक्स, लेकिन अब 3 घंटे क्या लेगा ज्यादा, 3 ज्यादा कर दो। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं। 480 ऐसे रहेगा, यक्स का इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो 480 बटे में यक्स मल्टीप्लाई बाई यक्स, इसमें करा दो तो 3x हो जाएगा। अब 8 का कराओ तो 480 बटे में यक्स इंटू में 8 और माइनस का 8 3 का 24, इसमें यक्स से यक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा 480 बराबर 480 प्लस 3x, 8 से कराओ मल्टीप्लाई यहाँ पे, 8 0 0 8 6 64 8 से 32 32 6 38,
बटे में क्या हो जाएगा x माइनस का 24। अब ये दोनों कट जाएंगे क्या, अब जो बचा उसको सॉल्व कर दो, यहाँ 0 बचा है, एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानोगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानोगे, तो 3x² और माइनस का 3840 और यहाँ पे 24x, ठीक है। अब बटे में क्या बचेगा x, अब x यहाँ जाएगा, जाएगा 0, 3x² माइनस का 3840 माइनस का 24x, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखो कुछ कॉमन बन रहा है क्या, 3 तो बन रहा है, तो 3 कॉमन ले लो, बोलो यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा x², 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 1280 और यहाँ 3 अठे 24, 0 के पास जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा x² माइनस का 8x और माइनस का 1280 बराबर 0, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका, अब इसका भी क्या करना है, आपको फैक्टर करना है, और जो फैक्टर करने के बाद जो x का मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो पूरा देखे होंगे और आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी तरीके से अब आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, हाई स्कूल के लिए जितने भी बुक्स हैं, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, इन सभी को इस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कोर्स अपलोड कराया जाएगा। और इसी के साथ जितनी प्रैक्टिस सेट हम करवा सकेंगे उतना प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार फिर से आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।